अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट शॉर्ट नॉवेल रीड कर रही हूं जिसका जनर है कज़िन मैरिज चाइल्डहुड निकाह और बहुत ही ज़बरदस्त नॉवेल है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और एक दूसरों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब मुल्क के जो हालात चल रहे हैं वो अच्छे तो नहीं हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये वार वगैरह से सब बेचारे इनोसेंट बंदे ही पिस रहे हैं। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अल्लाह पाक दे सुकून कर दे, सब तरफ अमन शांति हो और ये जो भी वॉर वगैरह चल रहा है सब बंद हो जाए। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने रिव्यूज़ कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। शाह मेंशन इस वक्त रोशनियों की आमाजक बना हुआ था। शाह मेंशन का इकलौता वारिस जहान शाह कनाडा से आ रहा था। सैयदा खातून तक नक्सक से तैयार नौलखा हार पहने हॉल की सीढ़ियाँ उतरती हुई नीचे आ रही थीं। उनके हाथों में सोने के कंगन थे जबकि उनका लिबास बहुत ही कीमती था। आखिर उनका बेटा जहान शाह इतने अरसे बाद पाकिस्तान वापस आ रहा था। जीनत, जुल्फ़ी, अम्मार, उन्होंने मुलाजमों को आवाज़ दी। जी खातून बीबी। जीनत भागी हुई आई थी। भागी भी वहाँ आन वारिद हुए थे। मुझे आज के सारे इंतज़ामात बहुत अच्छे से चाहिए। आज रात बहुत बड़ी पार्टी है शाह मेंशन में। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए मुझे तुम सब से। वो मुलाजमाओं की इंचार्ज थी। सईदा खातून ने मेंशन का ज़्यादा काम उन्हीं के सुपुर्द किया हुआ था। वो फ़ौरन अपने काम में लग गए। पूरे मेंशन को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। जहाँ शाह के सुर्ख गुलाबों से इश्क था, इसीलिए पूरे मेंशन को सुर्ख गुलाबों से ही सजाया जा रहा था। जहान आ तो रहा है लेकिन उसने आते ही अपनी दादी का पूछना है और फ़ातिमा बेगम तो लाहौर में है। आप तब की जवाब देंगी। अनीला अली ने सैयदा खातून से धीमे लहजे में कहा था। उसकी फ़िक्र नहीं करो, इसका भी सोच लिया है मैंने, और वैसे भी अब जहान शाह को वही करना होगा जो मैं चाहूँगी। गुरूर व तकब्बुर से बोलती सैयदा खातून ने अपना दुपट्टा का पल्लू झटका था। और जहान शाह का बचपन का निकाह। चुप करो, अब कौन सा निकाह? बचपन के निकाह की कोई वैल्यू नहीं होती। इतना अरसा मेरा बेटा बाहर रहा है और इन फिजूल किस्म की चीज़ों को क्यों फोकियत देने लगा? सईदा खातून ने हिकारत व नखूद से कहा था। देख लें आपा, सबसे बड़ा मसला तो आपके साथ है, अपनी सास का है जो बेटी के घर बैठी हुई हैं और जहान की मनकूहा उनकी दिलो अजीज़ के घर बैठी हुई हैं। जहान की उनकी नवासी अब्रिश है। ये ना हो कि वो कुछ नहीं कर सकती। वो अब इस घर में, इस मेंशन में वही होगा जो मैं चाहूँगी। इस मेंशन की मालकिन मैं हूँ सैयदा खातून और जहान शाह मेरा बेटा है और वही होगा रहेगा जो मैं चाहूँगी और मेरे बहू अमरीन बनेगी। सुना तुमने? सैयदा खातून की बात पर उनकी बहन अनीला बेगम की तो बातें ही खिल उठी थीं। वो यही तो चाहती थी कि उनकी बेटी शाह मेंशन की बहू बने और सईदा खातून की भी यही ख्वाहिश थी। आप सच कह रही हैं आपा? मेरी अमरीन को आपने मेंशन की बहू बनाएंगी? अनीला बेगम ने खुशगवार हैरत से पूछा था। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अनीला मेरी बहन की बेटी है और पहला हक तो उसी का है और तुम जानती हो कि अपने ही होते हैं। और रही बात उस अबरीश की, तो नवाब नाम रखने से कोई नवाब नहीं बन जाता। जानती हो कंगले लोगों को है क्या उनके पास कि मैं उनके साथ इनके किस्म की रिश्तेदारी करूं? उनकी तो किसी के साथ इंट्रोड्यूस भी नहीं करवा सकती। छोड़ो, मेरा मूड मत ख़राब करो। वैसे भी जहान शाह आ रहा है तो मैं खुश रहना चाहती हूँ। शाम तक तो पहुँच ही जाएगा मेरा बेटा, अकड़ो गुरूर से कहते हुए उन्होंने अपनी बहन की जानिब देखा था। हाँ हाँ, पहुँच जाएगा। आपा, आपने भाई साहब से बात नहीं की? उसे एयरपोर्ट लेने कौन जा रहा है? अनीला बेगम ने अपनी आंखें मटका कर पूछा। वो असल में नवीद शाह चाह रहे थे कि वो खुद जाएं अपने बेटे को लेने, तो वही जाएंगे। हम तो घर में ही उसका इस्तकबाल करेंगे और वो भी बहुत शानदार तरीके से। सैयदा खातून ने मुस्कुराते हुए कहा था। नानू, आपका बीपी फिर हाई हो रहा है, क्यों टेंशन लेती हैं इतनी? अबरीश ने फातिमा बेगम का ब्लड प्रेशर चेक करते हुए उन्हें प्यार से डपकर था। क्या करूं बेटा, टेंशन नहीं लूँ तो और क्या करूं? कब से आए यहाँ बेटी के दर पर बैठी हुई हूँ और एक वो है सईदा खातून। पूरे मेंशन पे इसका राज है और मेरा बेटा काट का उल्लू जिधर लगाते हैं उधर लग जाता है। उनकी बात पे अबरीश चुप ही रही। वो क्या बोलती? वो उसके मामू थे, इसके लिए इज़्ज़त के काबिल। अरे यार, माँ तो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, आपको ना मैं ये ब्लड प्रेशर की गोली दे रही हूँ, आप इसे लें और प्लीज़ मैं 2 घंटे बाद फिर आपका ब्लड प्रेशर चेक करूँगी और तब तक ये नॉर्मल होना चाहिए, उसने अब की बार प्यार से कहा। फातिमा बेगम आंखों में आंसू से उसे देखने लगी थी। अबरीश ने एक नज़र अपनी माँ की जानिब देखा और इशारा किया कि वो नानू को समझाएं और ख़ुद उठकर बाहर चली गई। अम्मा, अब तो इतना सोचती हैं, जो होगा अच्छा ही होगा ना, फ़िक्र ना करें।
कैसे ना सोचूं, बचपन में निकाह कर दिया अब्रीश का जहान के साथ, और अब वो सईदा खातून होने नहीं देगी, मेरे बच्चों को एक ख़त्म कर देगी। देखना ये सईदा खुद भी गुनहगार होगी और हमें भी गुनहगार करेगी। फातिमा बेगम ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा था। ऐसा कुछ नहीं होगा। जहान को तो पता है ना कि वो तो इस वक्त 15 साल का था, भले ही बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इतना तो समझता है ना कि निकाह क्या होता है। 15 साल की उम्र बहुत छोटी तो नहीं होती अम्मा, मुझे पूरा यकीन है जहान इस निकाह को ज़रूर निभाएगा। मरियम बीबी ने यकीन भरे लहजे में कहा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि आपका पोता इस निकाह को निभाने वाला है। अचानक से नवाब ईशल खान अंदर दाखिल हुआ। ऐसा क्यों कह रहा है? अल्लाह ने चेहरा अच्छा दिया है, ज़बान भी अच्छी इस्तेमाल कर लेता है बंदा। मरियम बीबी ने अपने बेटे को घुरका था। सच कह रहा हूँ माँ जी, आपको पता है आज आपका पोता कनाडा से वापस आ रहा है। ईशल की बात पर फातिमा बेगम का कान खड़े हुए थे। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा जहान वापस आ रहा है? मेरा जहान? वो खुशी से फूले नहीं समा रही थीं, जबकि अशील खान को उनका ये अंदाज़ सख्त कोफ्त में मुब्तला कर गया था। जी हाँ, आपका लाडला पोता वापस आ रहा है, और अफसोस की बात तो ये है कि आपको किसी ने बताया भी गवारा नहीं किया। ईशल खान ने तंज़िया अंदाज में अपनाते हुए कहा था। अशील नानू है वो तुम्हारी, थोड़ा अदब से लिहाज से बात किया करो। मरियम बीबी ने उसे डांटा तो सर झटक गया। मेरा जहान आ रहा है मरियम, मेरा जहान आ रहा है। वो अभी भी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मेरा ख्याल है पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। आखिर को फातिमा ज़हरा के अज़ीमुश्शान शहंशाह जहान शाह साहब आ रहे हैं ना। अशील ने खड़े होते हुए फिर से तरियाना अंदाज अपनाया, जबकि अब की बार गुस्से का अंसर भी शामिल था। मरियम बीबी ने उसे घूर कर देखा। तुम्हें किसने बताया कि जहान वापस आ रहा है? हमारे पास भी पक्की खबर होती है, मुखबिर छोड़े हुए हैं हमने। आप आम खाया करें, गुठलियाँ न गिना करें। अशील खान ने सर झटकते हुए कहा था। और एक बात और, आज शाम मेंशन में ना एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की जा रही है आपके पोते के आने की खुशी में। लेकिन अब मैंने फिर अफसोस किया तो आप मुझे डांटेंगी, जबकि ये हकीकत है कि हर कोई वहाँ मौजूद होगा, लेकिन नहीं होगा। बाहर निकल गया था। फातिमा बेगम की आंखों में आंसू आ गए। वो आज शाह मेंशन की पार्टी में जाकर ही रहेंगी और उन्हें किसी ने इनवाइट भी नहीं किया। फातिमा बेगम अफसरदा हुई थी। अम्मा, आप दिल छोटा ना करें। आपको सईदा खातून का पता तो है कि वो किस नेचर की है। बस अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, अल्लाह सब अच्छा करेगा। मरियम बीबी ने माँ को ढारस बढ़ाई। तुम देखना मरियम, अब मेरा जहान आ गया है ना, तो वो सब ठीक कर देगा। मेरी अबरीश को ब्याह के भी ले जाएगा। फातिमा बेगम यकीन भरे लहजे में बोली थी, जबकि मरियम बीबी सिर्फ आमीन ही कह सकी। फातिमा उस जहरा के 2 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम नवीद शाह था, जबकि बेटी मरियम शाह थी। मरियम की शादी अपनी ज़िंदगी में जावेद शाह अपने दोस्त के बेटे नवाबजादा इब्राहिम ख़ान के साथ तय करके गए थे। यूँ तो शाह ख़ानदान की बेटी ख़ानदान से बाहर नहीं जाती थी, लेकिन दोस्ती की खातिर उन्होंने अपनी बेटी को नवाब खान की हवेली में दे दिया था। वक्त गुजरता गया, अल्लाह ने दोनों को औलाद जैसी नेमतों से नवाजा। एक तरफ मरियम बीबी और इब्राहिम ख़ान को अल्लाह ने 2 औलादों से नवाजा। बड़ी बेटी अबरीश ख़ान तो उसके 1 साल बाद छोटा बेटा अशील ख़ान था, तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने सैयदा खातून और नवीद शाह को बेटे जैसी नेमत से मालामाल किया था। सैयदा खातून शुरू से ही नकचड़ी और मगरूर औरत हैं। वो शाह मेंशन में सिर्फ अपना राज चाहती थी। यही वजह थी कि उनकी आज तक अपनी सास से नहीं बनी थी, और उनकी हरकतों से तंग आकर उससे फातिमा बेगम अपनी बेटी के घर चली गईं। और आखिर बार तो इतनी सख्त लड़ाई हुई कि नवीद शाह अपनी माँ को अपनी बहन के घर छोड़ आए। इस बात को भी तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर चुका था। 3 साल पहले उनकी जहान से फ़ोन पर जो बात हुई, इसमें भी सिर्फ सलाम दुआ तक ही बात रही थी, क्योंकि सैयदा खातून कभी भी जहान का राब्ता उसकी दादी से नहीं होने देती थी। वो अपने नंबर से ही उनकी बात करवाती और 2 मिनट से ज़्यादा बात भी नहीं करवाती थी कि वो जहान को वरगला न दें। क्योंकि जहान शाह जब 15 साल का था तो उनके दादा जावेद शाह ने अपनी मर्ज़ी से और अपनी ख्वाहिश पर जहान शाह और अबरीश का निकाह कर दिया था। अबरीश इस वक्त सिर्फ 8 साल की थी। इस वक्त सैयदा खातून अपने ससुर के सामने खामोश हो गई, क्योंकि घर का हर फैसला उनके हाथ में ही होता था। अपने शौहर से लड़ झगड़ कर उन्होंने अपने बेटे को बाहर मुल्क के कनाडा भेज दिया, और तकरीबन आज वो 10 साल बाद वापस लौट रहा था। उन्हें पूरा यकीन था कि वो अपने हुए इस निकाह को भूल चुका होगा, लेकिन ये उनकी खामोख्याली ही थी कि जहान शाह इसकी याददाश्त बहुत मजबूत थी, क्योंकि ये तो वक्त ने तय करना था कि जीत किसकी होनी है। वेलकम वेलकम माय सन, सिद्रा खातून ने आगे बढ़कर जहान शाह को गले लगाया। उसकी खूबसूरती के चर्चे उसके आने से पहले ही पूरे ख़ानदान में मशहूर हो चुके थे। खड़ी मगरूर नाक, ग्रीन आँखें,
डिम्पल वाकई शाह ख़ानदान का सबसे खूबसूरत मर्द था। कैसी हैं मामा जान? जहान शाह ने सैयदा खातून को गले से लगाते हुए बहुत मोहब्बत से उनके माथे पर बोसा दिया था। मैं बहुत खुश हूँ तुम आ गए हो, सुकून महसूस हो रहा है। उन्होंने खुशी से अपने बेटे की जानिब देखते हुए कहा। वो बारी बारी सबसे मिलने लगा। मामा जान, दादू तो दिखाई नहीं दे रही। उसके इस सवाल पर वहाँ मौजूद सब एक पल को चौंक गए थे। सैयदा खातून ने एक नज़र अपने शौहर की जानिब देखा, जिन्होंने कंधे उचकाकर खुद को इस मामले से दूर किया था। बेटा, वो यहाँ नहीं है, वो लाहौर गई हुई हैं अपनी बेटी के घर। सैयदा खातून ने बहुत ठहर कर बात की। अरे हाँ, याद आया, सब यहाँ मौजूद हैं तो पुप्पू की फैमिली क्यों नहीं? मेरे आने के बारे में उन्हें पता नहीं क्या? जहान शाह की बार बार सवाल पर सैयदा खातून के माथे पर बल पड़े। अरे बेटा, इतने कम वक्त में उन्हें बताने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन बता देंगे, तुम अंदर तो चलो ना। अनिला बेगम ने बात को संभालते हुए कहा तो एक पल को जहान शाह के अंदर तक सन्नाटा छा गया। वो सबसे पहले अपनी ही दादू को देखना चाहता था, लेकिन वहाँ वो मौजूद नहीं थी। बहरहाल वो अपनी माँ की खुशी की भी कदर करता था, इसीलिए उनके साथ मिलकर केक काटने लगा। हर तरफ तालियों की गूंज थी, सभी के चेहरे खिल रहे थे और तस्वीरें बनाई जा रही थीं। उनसे कुछ तस्वीरें क्लिक होती हुई इस तरह लाहौर जा रही थीं ईशाल खान के मोबाइल में। इन तस्वीरों को देखते हुए ईशाल खान के दिल में मज़ीद नफ़रत जागी। वो इंतहा की नफ़रत करता था शाह ख़ानदान से। हाँ, उसे नफ़रत थी उनसे, क्योंकि उन्होंने उनका हक़ छीना था, ऐसा ईशाल खान को लगता था। फातिमा बेगम ने अपनी बहुत सारी जायदाद अपने पोते के नाम लगा दी, जिस वजह से ईशाल को अपनी नानू से भी गिले शिकवे थे। क्या देख रहे हो मोबाइल में? वो जो इतने गौर से मोबाइल में बिजी था, अबरीश ने अंदर आते हुए ईशाल से पूछा। आओ तुम भी देख लो, बहुत ज़बरदस्त तस्वीरें हैं। ईशाल ने मोबाइल उसकी जानिब किया तो एक पल को अबरीश दंग रह गई थी। वहाँ मौजूद अपनी मुमानी, उनकी फैमिली को देखकर, उनकी बहन की फैमिली को देखकर वो समझ गई थी कि केक काटने वाला कोई और नहीं, जहान था। यह है वो जहान जिसके साथ आज से 10 साल पहले इसका निकाह हुआ था। ये तस्वीर तुम्हें कौन सेंड कर रहा है? अबरीश ने माथे पर बल डाले हुए पूछा था। मैं चाहने वाले हैं जो ये तस्वीरें भेजते रहते हैं, वक्तन फ़वक्तन मिलती रहती हैं और बहुत सारी खबरें मिलती हैं तुम्हारे ससुराल के बारे में। अशील का मुंह बिगाड़ कर कहा था। छोड़ो इन बातों को, मेरा ख्याल है हमें ना कल के बारे में बात करनी चाहिए। अबरीश, जिसका दिल बुरी तरह से दुखा हुआ था, अपने अंदर के जज्बात को मारते हुए वो ईशाल को टालने वाले अंदाज में कैसे मनाई। मैं तुम्हारे लास्ट बर्थडे इन नवाब विला में, वो शौक हुआ। ईशाल, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, आगे अभी बहुत सारी सालगिरह हैं, यही नवाब विला में ही मनाने वाली हूँ, समझे तुम? अच्छा जी, वैसे कल आप 19 साल की हो जाएंगी, तो इस हिसाब से आपके दूल्हा राजा 26 के होने वाले होंगे, है ना? ईशाल की बात पे अबरीश ने गहरा सांस खारिज किया। उसकी हर तान आंखें शाह ख़ानदान वालों पर ही टूटती थी। वो सर झटकती वहाँ से उठ गई। ना जाने ये हमारे बड़े बचपन में निकाह क्यों कर देते हैं? बड़े होके फिर भले बच्चे इसको निभाना ना चाहें, एक जंजीर डाल देते हैं पाँव में, चाह के भी खुद को छुड़ा नहीं पाते। अबरीश ने माथे पे बल डाले सोचा था। वो जहान शाह से कोई दीवानावार मोहब्बत नहीं करती थी, लेकिन बचपन से उसके दिलो दिमाग में ये बिठा दिया गया था कि वो जहान की है। मतलब ये नहीं बोला कि जहान उसका है, वो जहान की है। इस बात पे अबरीश चिढ़ती थी, गुस्सा करती थी, लेकिन सिर्फ दिल ही दिल में। सबके सामने तो वो कोई तासुर नहीं देती थी। रात को सहन में खुले आसमान के नीचे चारपाई पे लेटे उसकी आंखों में वो तस्वीरें बार बार गर्दिश कर रही थीं, जिनमें जहान शाह बहुत खुश दिखाई देता था, केक काट रहा था। एक तरफ सैयदा बेगम थी तो दूसरी तरफ एक लड़की खड़ी थी। वो प्यारी लड़की थी और जहान को जिन नज़रों से देख रही थी, एक पल को अबरीश छिटकी ज़रूर थी। दिल में मेरा शौहर वाला जज्बा जागीज़ा हुआ था। काश जैसे लड़की को ये कहा जाता है कि अपने मनकू के अलावा किसी और को ना सोचना, काश वैसे ही लड़के को भी बोला जाता कि अपनी मनकू के अलावा किसी को ना सोचे। वो ठंडी आ भर कर रह गई। अबरीश आपी, दीवार के दूसरी जानिब ज़ेबी ने उसे पुकारा तो वो अपनी जगह से उठी थी। क्या हुआ आपी, आपकी लाइट है? वो 16 साल की ज़ेबी इंतहा की मासूम चश्मा दुरुस्त करते हुए अबरीश से पूछ रही थी। अबरीश ने पीछे मुड़कर अंदर कमरों की लाइट्स को देखा जो सब जल रही थी। ज़ेबी, मुझे तो लाइट्स ऑन ही दिखाई दे रही हैं। अच्छा, फिर हमारी लाइट क्यों ख़राब हुई है? लाइट ही ख़राब हो गई है। वो अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए बोली। शायद। कब आ रहे हैं तुम्हारा मैट्रिक का रिज़ल्ट? अबरीश ने सीने पर बाजू बांधते हुए पूछा था। जी 1 हफ्ते बाद, वो जल्दी से बोली थी। सप्लीज़ कितने में आएंगी? ये भी लगे हाथ बता दो। अशील ने बाहर आके चारपाई पे बाजू फैला के लेटते हुए कहा था।
कोई सप्ली नहीं आएगी आपी, इंशाअल्लाह आपने इतनी मेहनत करवाई है, अल्लाह ज़रूर रंग लाएगा। ज़ेबी ने पूरे यकीन से कहा। सारी मेहनत अबरीश आपी ने ही तो की है। तुमने तो नॉन हटा के बेबिना के जो मेहनत की है ना, उसका रिज़ल्ट एक हफ्ते बाद ही आ जाना है। अशील ने उसके तंज के तीर सही भिगो भिगो के मारे थे। अबरीश आपी ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो बहुत मेहनत की है ना, और मैं पास भी हो जाऊंगी। ज़ेबी को अपने रिज़ल्ट की टेंशन पड़ गई थी। हाँ हाँ इंशाल्लाह ज़रूर पास हो जाओगी। अबरीश ने अशील को एक नज़र घूरते हुए ज़ेबी से कहा तो वह अशील को मुँह चढ़ाती हुई नीचे उतर गई। क्यों तंग करते रहते हो इसको हर वक्त? नहीं, आप खुद बताएं, इस दौर में जहाँ बच्चा बच्चा इतना चालाक है, ये कहाँ से पैदा हो गई? वो वाकई बहुत मासूम है अशील। ऐसे ही यार, बस करो तुम भी। अगर इस दुनिया में ना इस जैसे 2-3 मासूम और पैदा हो गए ना, तो इस दुनिया की तो खैर ही नहीं। फिर अशील ने सर झटकते हुए कहा था, ये आजकल तुम बहुत ज़्यादा ना सांप और बिच्छू निकाल रहे हो मुँह से। खैरियत है ना? हाँ खैरियत ही है। खैर छोड़ो, मैंने कल एक बहुत बड़ी तो नहीं, क्योंकि मैं अमीर नहीं हूँ ना, तो छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी घर में रखी है। तुम अपने दोस्त को बुलवाना चाहो तो बुला सकती हो। अशील ने फराग दिली से कहा। अच्छा, नवाजिश बहुत आपकी, आपने इतना मेरे बारे में सोचा। अबरीश ने मुस्कुराकर कहा था। वो दोनों बहन भाई ऐसे ही थे, एक दूसरे के साथ ही खुशियाँ बांटने और एक दूसरे के साथ ही दुख भी बांटते थे। ये तुम क्या कह रहे हो जहान? जहान, तुम लाहौर क्यों जाना चाहते हो? अचानक से जहान ने लाहौर जाने का फ़ैसला किया। उसे अपनी दादू से मिलना था, जो यहाँ नहीं थी, और कोई उसे ठीक तरीके से बता भी नहीं रहा था कि उनकी वापसी कब है। उनसे राब्ते का कोई ज़रिया भी नहीं था कि वो उनसे फ़ोन पे बात करता, इसीलिए उसने लाहौर जाने का फ़ैसला किया। मामा जान, मुझे अपनी दादू से हर हाल में मिलना है। आप जानती हैं कि यहाँ अगर मैं उनसे ना मिलूँ ऐसा नहीं, नामुमकिन है। और वैसे भी आपने कहा है कि वो कुछ दिनों के लिए गई हैं, तो अच्छी बात है ना, मैं उनसे जाके मिल लेता हूँ। इसी तरह पुप्पो से भी मुलाकात हो जाएगी और वापसी में मैं दादू को अपने साथ ही ले आऊँगा। जहान जाके इतने लंबे चौड़े इरादे सुन के सैयदा खातून का तो मुँह ही बन गया। उन्हें यकीन ना आया कि उनका बेटा इस तरह से उनके हाथ से निकल जाएगा। तुम वहाँ नहीं जाओगे जहान? सैयदा खातून ने कतई अंदाज में कहा। क्योंकि ये मैं कह रही हूँ, हमारा उनके साथ अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने उनसे अपना हर ताल्लुक़ तोड़ लिया है, लिहाजा अब तुम भी उनके साथ कोई ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा, जिस पे जहान का दिमाग में काफ़ी सवालात ने जन्म लिया था। मामा जान, मेरे लिए मेरी दादू सबसे पहले हैं। आप सबसे ताल्लुक़ तोड़ लें, लेकिन मैं अपनी दादू को नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मैं वहाँ जाऊँगा और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। जहान ये कहते हुए वहाँ से लंबे लंबे ढक भरता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। देखा आपा, मैंने कहा था ना, जहान को ऐसा ना समझो, उसे हल्के में ना लो। ये अपनी इस दादी के पास जाएगा और देख लेना, अकेले नहीं आएगा, दादी के साथ साथ उसकी नवाजी को भी लेके आएगा। अनिला बेगम ने मुंह बिगाड़ कर हिकारत और नफ़रत से कहा, ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। वो यहाँ नहीं आएगी, कभी नहीं आ सकती वो। सईदा खातून गुस्से से कहती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। बस बोलती ही रहती हैं, करती तो कुछ नहीं कोई। अनिला ने सर झटका था। आज अबरीश की कॉलेज से छुट्टी थी, तो उसने पौधों के साथ वक्त गुजारने का इरादा किया। सारे दिन वो बागीचे में मौजूद पौधों को साफ़ करती रही। उनकी अच्छे से तराश खराश करने के बाद अब पौधों को पानी के पाइप लगाकर वो पानी दे रही थी। वो मगन सी अपने काम में मसरूफ़ थी, जबकि हाथ पैर और चेहरे कपड़े तक मिट्टी से अटे हुए थे। सुबह से शाम हो गई थी, उसने बागीचे का पीछा नहीं छोड़ा था। हालांकि 2 बार मरियम बीबी उसे अंदर बुला चुकी थी, लेकिन आज का दिन उसने अपने पौधों के लिए वक्फ कर दिया था। सारे पौधों को एक तनकीदी निगाह से देखते हुए उसने पानी को पाइप को एक तरफ रखते हुए हाथ झाड़े। अब लग रहा है ना नवाब अबरीश खान का बगीचा, वो खुशी से चहकती हुई बोली कि तभी उसे गेट के बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी देर में ही गेट खुला था और एक बहुत बड़ी गाड़ी अंदर दाखिल हुई। ये किसकी गाड़ी है? वो हैरान होती हुई पलटकर देख रही थी, जबकि अपने हालात से वो अनजान थी कि इस वक्त उसकी बहुत बुरी हालात हुई है। बड़ी सी ब्लैक करोला से बड़े क्रोफर के साथ जहान शाह नीचे उतरा। जहान को अपने सामने देख के एक पल को अबरीश की आंखें फैल गईं। वो वाकई आया था या उसका वहम था? अपने ग्लासेस को उतार कर वो मुस्कुराया। अबरीश सामने खड़ी इस वक्त कीचड़ में कवल का फूल ही लग रही थी। जहान अपनी आंखों से ग्लासेस हटाता उसे शौक नज़रों से देखने लगा, जबकि अबरीश की नज़रें उस पर ऐसी टिकी कि हट ही नहीं रही थी। अरे जहान, तुम? मरियम बीबी के अचानक अब मेरा दोनों चौके थे। अस्सलाम वालेकुम।
कैसी हैं? जहान ने आगे बढ़कर उनको सलाम किया तो उन्होंने जहान को अपने सीने से लगा लिया। अल्लाह का शुक्र है बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ, अचानक से आ गए? पता भी नहीं चला। घर में सब कैसे हैं? वो उसका माथा चूमते हुए बहुत मोहब्बत से पूछ रही थी। अल्लाह का शुक्र है, वो सब ठीक ठाक हैं। मेरी दादू कहाँ हैं? मुझे दादू से मिलना है। जहान के लहजे में बेचैनी और मोहब्बत बेपनाह थी। हाँ हाँ, वो भी तुम्हारी राह देख रही हैं कब से। आओ अंदर चलें। अबरीश, जल्दी से बेटा खाने का बंदोबस्त करो। अबरीश से कहते हुए वो जहान को लिए अंदर की जानिब बढ़ गई, जबकि जहान उसे मुड़कर एक नज़र देखना ना भूला। उसके इस एक नज़र में क्या कुछ नहीं था। अबरीश अब फ़ौरन से अपने कमरे की जानिब भागी। सीधा बाथरूम में जाते हुए उसने अपने हुलिये पर निगाह दौड़ाई तो सर पकड़कर बैठ गई। उफ, मैं किस हाल में हूँ। उन्होंने मुझे इस हाल में देख लिया ना, जाने क्या मेरे बारे में सोच रहे होंगे। अबरीश इंतहाई परेशान हो गई थी। खैर, सोचने दो, जो भी सोचें। कौन सा उन्होंने मुझसे शादी करनी है? वो तो वही शादी करेंगे जहाँ उनकी वालिदा मोहतरमा चाहेंगी। अबरीश एक बार फिर उससे बदगुमान हुई थी। अपनी दादू से मिलते हुए जहान बहुत खुश हो रहा था, जबकि फ़ातिमा बेगम की आंखों से खुशी के आंसू बहते चले जा रहे थे। बहुत इंतज़ार कराया है जहान तुमने। ये बूढ़ी आंखें कब से तुम्हारे इंतज़ार कर रही थीं। मुझे तो लगा शायद अब मेरे मरने की खबर पर ही तो तुम आओगे। कैसी बातें कर रही हैं दादी जान? मरे आपके दुश्मन? अभी तो आपको जीना है बहुत ज़्यादा, बल्कि आपने मेरी शादी करवानी है। अभी आपने अपने पोती पोताओं को भी अपनी गोद में खिलाना है। जहान ने धीरे से उनके कान में घुसते हुए मोहब्बत से कहा। हाँ, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी होने दी तो। फातिमा बेगम ने नरोठे अंदाज में कहा। क्या मतलब इस बात का? निकाह हुआ है तो शादी भी होगी ना? ये एकदम जहान सीरियस हुआ। हाँ होगी, वहाँ जहाँ तुम्हारी माँ चाहती है। फातिमा बेगम ने उसकी जानिब देखते हुए कहा था। अच्छा, तो मेरी माँ कहाँ चाहती है? अब की बार वो मुस्कुराते हुए बोलने लगा। क्यों, सैयदा ने तुम्हें बताया नहीं कि उसकी मर्ज़ी क्या है? दादू, उनकी मर्ज़ी अपनी जगह, लेकिन जो 10 साल पहले तय हुआ था उसे तो कोई फरामोश नहीं कर सकता ना। जहान की बात पर फातिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। तुम्हें 10 साल पहले वाला निकाह याद है? दादू, निकाह भी कोई भूलने की चीज़ है? अब के बालों में हाथ फेरते हुए धीरे से पूछ रहा था। अच्छा, फिर एक वादा दो मुझे तुम। उन्होंने उसके जानिब देखते कहा कि ये निकाह का अशरा तुम मरते दम तक निभाओगे। मेरी अबरीश को कभी नहीं छोड़ोगे। दो वादा मुझे। एकदम बैठे बिठाए फातिमा बेगम ने जहान के आगे अपनी हथेली फैलाई। जहान उन्हें हैरत से देखने लगा। दादू, इसमें वादे की क्या बात है? मैं अपनी आखिरी सांस तक इस रिश्ते को निभाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझ पर भरोसा रखें। वो उनका माथा चूमते हुए उन्हें अपने अल्फाज का यकीन दिला रहा था। फातिमा बेगम के दिल में सुकून सा उतर गया। रात के खाने पर जहान की मुलाकात अपने फूफा इब्राहिम खान से हुई। सब ने बहुत खुशगवार माहौल में खाना खाया। अबरीश इसके बाद जहान के सामने नहीं आई थी, जबकि अशील ने उससे सिर्फ मुसाफा करना ही मुनासिब समझा। वो वैसे ही उससे खिंचा खिंचा सा था। जब से आया था उसकी खूब आवभगत की जा रही थी, जबकि अशील को आज अपनी बहन की सालगिरह मनाने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि सबका ध्यान जहान शाह ने अपनी जानिब मुतवज्जह कर लिया था। अशील, अपना मूड ठीक कर लो ना अब। अबरीश ने अशील को छत पे अकेले पाया तो उसके पास चली आई थी। क्या मूड ठीक करूं? सारे प्लान का बेड़ा गर्क कर दिया तुम्हारे इस पास्ट के दूल्हा ने। अशील, तुम बार बार मुझे इस तरह मत कहा करो। मालूम नहीं इसका क्या इरादा है क्या नहीं। ऐसे कहते हो तो परायापन सा महसूस होता है। अबरीश ने गहरा सांस खारिज करते हुए सामने चांद की जानिब देखा, जो आज पूरी तरह रोशन था। अच्छा सॉरी, तुम्हें बुरा लगा? तो अशील ने फ़ौरन ही उसकी उदास चेहरे की जानिब देखते हुए अपनी गलती मान ली। वैसे पार्टी से ज़्यादा अच्छा था तो मुझे कोई गिफ्ट दे देते। उसकी जानिब देखते हुए इतराकर कहा। गिफ्ट तो मिल गया तुम्हें आज। इतना कहते ही अशील ने अपनी ज़ुबान दांतों तले दबाई। अबरीश ने फिर से उसको घूर कर देखा था। तुम बाज नहीं आओगे ना? तो उसकी बात पे अशील कह लगाकर हंस दिया। क्या करूं यार, ये ज़बान ही नहीं ना टिकती। हालांकि 32 दांतों के बीच में है, फिर भी चलती ही रहती है कैंची की तरह। अशील खुद ही मजाक बनाते हुए सर पे हाथ रखते हंस रहा था। इसी लम्हे दीवार पर ज़ेबी नमूदार हुई। अबरीशा आपी, अम्मी पूछ रही हैं आज आपके घर कौन आया है? अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए उसने आवाज़ लगाई। दो जवाब। तुम्हारा रिश्ता लेके आए हैं कुछ लोग। रास्ता भटक के इस तरफ आ निकले। अशील ने ऊंची आवाज़ में उसे तंग करते हुए कहा। ज़ेबी अपना सा मुँह लिए रह गई थी। अरे कौन रिश्ता लेकर आया है? और किसको? इसको रास्ता नहीं पता था क्या, जो वो आपके घर चला आया? ज़ेबी ने हैरत से अपनी आंखें फैलाते हुए कहा। उस बेवकूफ़ को इसकी माँ की ख़यालाती माँ क्या खिलाती है? इस बेवकूफ़ को इसकी माँ क्या खिलाती है? अशील ने अबरीश की जानिब देखते हुए पूछा। चुप रहो, मैं बात करती हूँ। ज़ेबी, फैसलाबाद से हमारे मेहमान आए हैं, ठीक है? अपनी अम्मी को बता देना।
अबरीश ने बहुत प्यार से कहा। अच्छा, तभी आपके घर से बहुत मज़े मज़े के खाने की खुशबुएं आ रही थी। ज़ेबी अब असली मुद्दे पे आई थी। ले पेटू कहीं की, इसको खाने की टेंशन पड़ी हुई है। अशील ने फिर से लुकमा दिया। अबरीश आपी, आपने तो मुझे अपनी सालगिरह पर इनवाइट नहीं किया। मैं तो कब से इंतज़ार कर रही थी कि आप मुझे आवाज़ लगाएंगी। मैंने तो आपके लिए गिफ्ट भी ले रखा हुआ था। अब की बार उसने मज़ीद तफसील से बात करते हुए अबरीश और अशील दोनों को जानिब देखा था। वो छत पर खड़े थे, इसीलिए हमने सालगिरह को कैंसिल कर दिया। हमने नहीं चाहते कि तुम्हारे पैसे ज़ाया हो। अब तुम वो गिफ्ट संभाल के रखो, अगली सालगिरह पर काम आएगा, ठीक है। अशील की बात पर उसका मुंह फिर से बन गया था। मत तंग क्या करो उसे। वो मुंह बनाते हुए दीवार की ओट से नीचे उतर गई। देखा, नाराज़ कर दिया ना, रहने दो, 10 मिनट बाद फिर ही टपकी होगी। क्या बनाया है? क्या बना रहे हो? खुशबू आ रही है, बुलाया क्यों नहीं? फला फला, अशील ने उसका मजाक बनाते हुए कहा था। अबरीश सरनफी में सर झटक गई थी। 1 मिनट, मुझे ज़रूरी कॉल आ रही है, मैं सुनकर आता हूँ। अशील के मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही थी तो वो अटेंड करने के लिए सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे चला गया, जबकि अबरीश फिर से चांद को देखती हुई गहरी सोच में डूब गई। चांद, हवा और मैं। रात के किसी पहर में जब तन्हाई के कुछ पल मैसर आते हैं, तब एक अनजाना सा एहसास रगो पाँव में उतरता है। चांद की प्यारी किरणें जब मेरे चेहरे पर पड़ती हैं, तब एक भला सा मंजर हर तरफ छा जाता है। इसी पल में हवा का एक झोंका जब मुझे छू के गुजरता है तो किसी की कमी का एहसास दिलाता है, मुझे बेचैन कर देता है। साथी मेरी तन्हाई के हर पल साथ रहे, हर पल ये कहें चांद, हवा और मैं। और अपनी नज़म वो खुद ही पढ़ती मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट बहुत दिलकश थी, जिसे चुपके से ऊपर आने वाले जहान शाह ने भी देखा था। 10 साल पहले के अबरीश में और अब के अबरीश ये ज़्यादा फ़र्क नहीं था। पहले उसका कद छोटा था, बाल अब के अबरीश से ज़्यादा पहले इसका कद छोटा था, बाल भी छोटे थे, लेकिन नाक पे तो हर वक्त गुस्सा था। और आज की अबरीश बड़ी हो गई थी और खूबसूरत हो गई थी, लेकिन नाक का गुस्सा आज भी वैसे ही था। धीरे से उसके पास जाके खड़ा होते वो उसकी जानिब देखने लगा, जो अभी भी चांद को खोए हुए अंदाज में देख रही थी। लगता है चांद से पुरानी दोस्ती है आपकी। अचानक से अपने अकब से मर्दाना आवाज़ सुनती वो चौंकी थी। अपने साथ खड़े जहान को देखकर वो हैरत से आंखें फैला गई। आप कब आए? उसने घबराए इधर उधर देखा था, लेकिन अशील कहीं भी नहीं था। जब आप चांद के साथ दिल ही दिल में बातें कर रही थी। अब की बार जहान ने सामने नजर आते चौधरी के चांद को देखा। बहुत खूबसूरत है ये चांद। अबरीश की खामोशी पर जहान दोबारा बोला, जी खूबसूरत है, लेकिन इसमें भी दाग है। अबरीश की बात पे जहान चौंका, लेकिन मेरे चांद में कोई दाग नहीं। उसकी बात पे निगाहों से गहरी निगाहों से देखते हुए बोला था। उसकी बात पे अबरीश ने घबराते हुए उसे देखा और फिर रुक फेर गई थी। वो समझ गई थी वो इसके बारे में बात कर रहा है। काफ़ी रात हो गई है, हमें नीचे जाना चाहिए। अबरीश ने अपना दामन बचाने चाहा था। इसका दिल 120 की रफ्तार से धड़कने लगा। अबरीश को उम्मीद नहीं थी कि जहान उसके हाथ थाम लेगा। मेरा हाथ छोड़ें जहान, अबरीश ने सख्त लहजे में कहा। हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा अबरीश, और वैसे भी तुम्हें छूने का हक रखता हूँ। जहान की बात पर अबरीश के माथे पर बल पड़े। वो झटके से अपना हाथ छुड़ा गई। जी, 10 साल बाद आपको याद आया है कि अबरीश नाम की एक लड़की लाहौर में बसती है, जिस पर आप अपना हक रखते हैं, है ना? अबरीश के तंज पर जहान भी संजीदा होते हुए उसके जानिब देखने लगा था। इन 10 सालों में होते हुए इनकी जानिब एक दिन भी नहीं भूला मैं। मेरी जान, तुम मेरी मनकूहा हो, हमेशा रहोगी। जहान से दिल से कहा था। वेरी गुड, बहुत सही कहा है आपने। मनकूहा हूँ और मनकूहा ही होंगी, क्योंकि शादी तो आपने करनी नहीं। अबरीश ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। क्या कहना चाह रही हो तुम? उसकी बात पे जहान के माथे पर बल पड़े थे। वही जो सच आप मुझे अपने साथ बांध के रखना चाहते हैं, जबकि हकीकत में आप खुद आज़ाद रहना चाहते हैं। जिससे चाहे शादी करें, आपको कौन है रोकने वाला? लेकिन अबरीश आपके नाम पे सारी ज़िंदगी और इसी दहलीज पर बैठी रहेगी ना? आप रुखसत करके ले जाएंगे और ना ही आप आज़ाद करेंगे। अबरीश के तल्ख अल्फाज पर एक पल को जहान उसे गुस्से से देखने लगा। वो उससे अच्छी खासी छोटी थी, लेकिन इसकी ज़ुबान की तेज़ी देखता वो दंग रह गया। तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुम्हें रुखसत करके नहीं लेके गया? तुम्हें किस नहीं लेकर जाऊंगा? उसके अल्फाज पर अबरीश का दिल धड़का था। जो दिखाई दे रहा है वही कहा है। अबरीश ने दिल में बदगुमानी जड़ पकड़ चुकी थी, इसीलिए वो अब जहान पर यकीन नहीं कर सकती थी। लेकिन मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा। जहान का लहजा तेज़ हुआ। छोड़ेंगे नहीं तो अपनाएंगे भी तो नहीं। बेइख्तियार ही अबरीश की ज़ुबान से फिर फिसला, और साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने होठों को दांतों तले दबा लिया।
अपनाने ही आया हूँ मेरी जान, बेफिक्र रहो। जैसे तुम मेरी हो ना, वैसे जहान भी सिर्फ तुम्हारा है। ट्रस्ट मी। जहान उसके मुकाबिल आते हुए 1 इंच के फासले पर खड़ा होता उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। अबरीश ने पलकें उठाई हुई हैरत से उसकी जानिब देखा। उसे लगा उसके समाअत ने कुछ गलत सुना है, लेकिन सामने खड़े शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी और एक यकीन था कि अबरीश भी उस पर यकीन करने लगी। आप क्या कह रहे हैं? अबरीश ने पलकें झपकते हुए उससे पूछा। यही कि अबरीश तैयारी कर लो, बहुत जल्द तुम्हें रुखसत करके यहाँ से लेके जा रहा हूँ। वो ज़रा सा झुक कर उसे कहता हुआ उसके चेहरे पर हल्की सी फूंक मार गया। अबरीश ने लरस कर अपनी आंखें मींचीं। क्या एहसास था, कैसा जज्बा था जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी, लेकिन सब कुछ अच्छा लग रहा था। सामने खड़े शख्स के साथ उसे अच्छा लग रहा था। हाँ, शायद यही वो चाहती थी, मोहब्बत भरा यकीन। अबरीश, वो जो बिना पलक झपके जहान की आंखों में देखे जा रही थी, जहाँ मोहब्बतों का एक जहान आबाद था। अपने पीछे अशील की आवाज़ सुनती वो चौंकी थी और मुड़ी थी। अशील की आंखों में नापसंदीदगी वाज़ा थी। उसके माथे पर गहरे बल नजर आए। रात बहुत हो गई है, आ जाओ नीचे चलें, अशील ने जहान को देखते हुए सपाट अंदाज में कहा तो अबरीश एक नज़र जहान को देखती हुई अशील के पास से गुजरती नीचे पहुंच गई थी। अशील काटतार नज़रों से जहान को देखने लगा, जबकि जहान अपनी पैंट में हाथ डाले अशील को मुस्कुराकर देख रहा था। कैसी की मुमकिन है ये बताएं? जहान बिना किसी को बताए इन्फॉर्म कैसे लाहौर के लिए निकल गया? आपने उसे रोका क्यों नहीं? सईदा खातून इस वक्त पूरे शाह मेंशन में शोर शराबा डाले हुई थी। नवीद शाह सर पकड़े बैठे हुए थे। उनका बेटा और उनकी बीवी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आते हुए अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। मुझे नहीं पता वो कब निकला। वहाँ पहुँचकर उसने मुझे इत्तला दी है कि वो लाहौर पहुँच गया है और ज़्यादा बड़ी बात नहीं जो शोर करें। उसने कहा है कि वो 2 दिन रहेगा, वापस आ जाएगा। नवीद शाह ने सईदा खातून को मज़ीद डिटेल्स दी थी। 2 दिन रुक के वहाँ क्या करेगा? उसको सिर्फ अपनी दादी से मिलना था, मिलता और वापस आ जाता। उसको वहाँ रात भी रहने की क्या ज़रूरत थी? उनका घर देखा है आपने? किसी कमरे में एसी तक नहीं है। वो बगैर एसी के कैसे रहेगा वहाँ? सईदा खातून को बेटी की फिक्र हुई थी। रह रहा है तो रहने देना, वो उसकी फूफो का घर है। अगर वो वहाँ खुशी से रह रहा है तो आप इस बात का मुद्दा बनाकर लड़ाई मत कीजिएगा, वरना बेटा हाथ से निकल भी सकता है। नवीद शाह ने सईदा खातून को वार्न किया। ऐसा कैसे निकल सकता है? मेरा बेटा है वो और मेरा ही रहेगा, और जो मैं चाहूँगी वही होगा। सुना आपने? और फ़ोन करें उसे और बुलाएं वापस। सईदा खातून तेज़ अंदाज में बोली थी। आपके पास भी फ़ोन नंबर है अपने बेटे का, आप उन्हें कॉल करें। मुझे एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी है, मैं बाद में बात करता हूँ। वो उठते हुए स्टडी रूम की जानिब बढ़ गए, जबकि सईदा खातून अंदर ही अंदर पश्चाताप खाती रह गई। मरियम बीबी, जो कुछ मर्जी कर लो, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी को कभी रुखसत भी नहीं करके नहीं लेकर आएगा। वो कभी भी रुखसत पक्का इरादा किए बैठी थी और अपनी बहन के साथ मिलकर सुबह ही अपनी सोच को अमली जामा पहनाने वाली थी। बेटा, तुम सोच समझ के बात करो। कहीं ना तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन माँ बाप के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। और तुम्हारे मामा तो इस रिश्ते के बिल्कुल भी राज़ी नहीं हैं। इब्राहिम खान ने धीमे लहजे में जहान से इस बात सुनते तफसील से बात करने का इरादा किया। जानता हूँ इस वक्त जो हालात चल रहे हैं इसमें बात करना मुनासिब नहीं, लेकिन फिर भी अंकल, मेरे दादू को मैं वापस ले जाना चाहता हूँ। जहान शाह की बात पर इब्राहिम खान ने सवाली नज़रों से अपनी बीवी और सास दोनों को देखा, जिनके चेहरे के तासुरात साफ बता रहे थे कि वो जहान शाह की बात पर राज़ी नहीं थी। जहान बेटा, मेरा ख्याल है कि ये बड़ों की बात है, आप इसमें ना पड़ें तो अच्छा है। 3 साल से वो यहीं मौजूद हैं और वो यहाँ खुश हैं, मुतमईन हैं। इनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखा जाता है, तो उनको यही रहने दो। आप आके मिल लिया करना इनसे। लेकिन कोई मुझे ये बताएगा कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है कि दादू ने घर छोड़ दिया है? जहान शाह का लहजा तेज़ हुआ। वो उसकी दादू थी, वो कैसे सब मिलकर उन्हें उससे जुदा कर सकते थे? बेटा, बेहतर होता है तुम अपनी माँ को पूछते। जो नहीं चाहती है मैं वहाँ रहूँ, और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ बेटा। सब मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। मैं ख़ुद भी अब वहाँ नहीं जाना चाहती। फातिमा बेगम ने जवाब देते हुए सारी बातें ही ख़त्म कर दी। अगर आप नहीं जाएंगी तो फिर मेरी बारात में नहीं आएंगी। आज आप नहीं जा रही, कल आप कहेंगी कि मेरी नवासी भी इस घर में नहीं जाएगी। ये सिलसिला आगे कैसे चलेगा फिर? जहान ने माथा मसलते हुए पूछा। क्या मतलब? तुम अपने रिश्ते की बात कर रहे हो? इब्राहिम खान ने चौंकते हुए पूछा था। बिल्कुल, मेरी अमानत है आपके पास। अबरीश को मैं रुखसत कराकर इसी घर में लेकर जाऊंगा अंकल, और मेरा ख्याल है दादू को बारात के साथ आना चाहिए। क्यों दादू?
जहान की बात पर फातिमा के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं राज़ी हो जाने के लिए। फातिमा बेगम ने फ़ौरन ही उसे अपना इरादा बताया था। मरियम बीबी ने शाह की नज़रों से देखा कि कैसे फ़ौरन ही पैतरा बदल लिया है उनकी माँ ने। ये हुई ना बात। जहान शाह ने खुशी से उन्हें अपने गले से लगा लिया। लेकिन बेटा ध्यान रखना, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मामा तुम्हारे दादू को एक्सेप्ट करेंगी। इब्राहिम खान ने सोचते अंदाज में कहा था। एक्सेप्ट भी करेंगी और बारात के साथ भी आएंगी, आप रेडी रहें। अब मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करने दूंगा आपको। जहान ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए मजबूत लहजे में कहा तो इब्राहिम खान उसके लहजे की मजबूती देखते हुए इस्बात में सर हिला गए। फातिमा बेगम का बैग अब्रीश ने तैयार कर दिया था, जबकि उसकी आंखों में ढेरों आंसू थे। आप मत जाए नानू, आपके बगैर हम उदास हो जाएंगे। लहजे में उदासी थी। बेटा, दिल तो मेरा भी नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन तुम्हारी खातिर जाना पड़ेगा। तुम्हें वहाँ रुखसत होकर जाना है, इसीलिए मेरा वहाँ पहले जाना ज़रूरी है। बेफिक्र रहो, तुम्हारे दादू का ख्याल रखने वाला जहान है ना, कुछ नहीं होगा। आप वादा करें, आप रोज़ मुझसे फ़ोन पे बात करेंगी। अब्रीश ने उनके हाथ थामते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा। हाँ मेरी जान, रोज़ करूँगी और फिक्र नहीं करना, बस अब तैयारी करो। तुम्हें अपने घर का होना है, होता देख लूँ तो एक सुकून सा महसूस करूँगी। उन्होंने अब्रीश को अपने सीने से लगाया। अब्रीश आसूदा सा मुस्कुराई थी। उसे भी जहान से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हो गई थी। उसका भी दिल चाह रहा था कि जहान बारात लेकर आए और उसे दुल्हन बनाकर रुखसत करके ले जाए। वह उसे की दुल्हन बनाकर ले जाए। हाँ, वो उसे पसंद करने लगी थी, ये उसके दिल ने तस्लीम कर लिया था। ये क्या है? अचानक से जहान उसके कमरे में आया। उसकी जानिब एक रैप किया हुआ गिफ्ट पढ़ाया तो वो हैरानी से उसकी जानिब देखने लगी। यार, मुझे आइडिया नहीं था कि कल तुम्हारी बर्थडे थी, तो ऐसे ही आज तुम्हारे लिए ये ख़रीद लिया। मालूम नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं। आपने ख़रीदा है तो अच्छा ही होगा, अब्रीश ने पलकें झुकाते हुए कहा। खोल कर देखोगी नहीं? जहान की नज़रें उसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। अब्रीश ने इस्बात में सर हिलाते हुए उस गिफ्ट को खोला तो उसमें से एक बहुत ही प्यारा सा ब्रेसलेट निकला। वाओ, ये तो बहुत ही प्यारा है। वो नाजुक सा ब्रेसलेट अब्रीश को बहुत पसंद आया। क्या ये मैं तुम्हें पहना सकता हूँ? जहान ने उसकी आंखों में देखते हुए इजाज़त मांगी। अब्रीश ने वो ब्रेसलेट उसके जानिब बढ़ा दिया। जहान ने उसके नाजुक कलाई पर ब्रेसलेट पहनाते हुए धीरे से उसका हाथ थामा। अब्रीश, मैं बहुत बड़े बड़े वादे नहीं करूँगा, लेकिन इतना यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द यहाँ से रुखसत करके अपने साथ ले जाऊँगा, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद अब तुम्हें चाहने का दिल करता है। तुमसे निकाह हुआ है, मेरी महरम हो तुम। अपने पास ले जाकर ढेर सारा प्यार करना चाहता हूँ। उसकी बातों पर अब्रीश की पलकें लर्जी थीं, जबकि लब खामोशी रहे। तुम कुछ कहोगी नहीं? शायद जहान भी उसके मुँह से इजहार मोहब्बत सुनना चाहता था, लेकिन अब्रीश काफ़ी ही फ़िलहाल कोई मूड नहीं था इसको ये खुशी देने का। मैं आपका इंतज़ार करूंगी, वो इतना ही कह सकी और अपना हाथ पीछे खींच लिया। जहान के लिए इतना ही बहुत था। शाह मेंशन में जहान अपने दादू के साथ दाखिल हुआ तो सामने ही सैयदा खातून खड़ी हुई थी। सास को देखकर उनके चेहरे पर 12 बज गए। देख लो मियाँ, अपनी माँ के चेहरे के तासुरात। 3 साल बाद घर आ रही हूँ और मूड कितना ख़राब कर रही है, फातिमा बेगम ने सरगोशी की अंदाज में जहान से कहा था। इन्होंने अपनी सास से सलाम करने के बजाय सीधा अपने बेटे से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया। मामा जान, दादू भी साथ हैं। जहान ने उनका ध्यान फातिमा बेगम की जानिब दिलाया तो वो मुंह बना गई थी। जानती हूँ, देख चुकी हूँ, मेरी बात का जवाब दो तुम। वो अपनी बात पर कायम थी। मामा जान, वो मेरे पुप्पो का घर है और मैं ससुराल में ही दादू को लेने गया था, दादू को ले आया। जहान ने संजीदगी से कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अब तुम एक मेरी बात सुन लो। मैंने तुम्हारा रिश्ता अनिला की बेटी अमरीन से तय कर दिया है। इन 2 दिनों बाद ही तुम्हारी उसके साथ मंगनी और 1 हफ्ते बाद ही शादी है। उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। सैयदा खातून की बात पे जहान के लब भीजे। मामा, आप जानती हैं कि मेरा निकाह हो चुका है और अब आप ये मंगनी का नया शोशा छोड़ रही हैं। आपको नहीं लगता कि ये गलत बात है? जहान ने संजीदगी से माँ की जानिब देखते हुए कहा। कौन सा निकाह? कैसा निकाह? मेरी बात सुनो जहान, वो बचपन की बातें थीं और देख लिया क्या हालात हैं तुम्हारी अम्मी के। सलाम तक करना गवारा नहीं किया। आप इग्नोर करें, क्योंकि होगा वही जो मैं चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता सैयदा तुम्हारी शादी के लिए राज़ी होगी। वो कभी भी अब्रीश को अपनी बहू के रूप में कबूल नहीं करेगी। मुझे नहीं पता मामा ये सब कुछ क्यों कर रही हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि अब्रीश को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। नेवर फॉर एवर, वो मजबूत अंदाज में कहता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया था। घर में एक सर्द सी जंग छिड़ गई थी। एक तरफ सैयदा खातून जहान शाह की मंगनी अनिला की बेटी अमरीन से कराना चाहती थी, तो वहीं जहान शाह अपनी मनकूहा अब्रीश खान को अपने घर लाना चाहता था।
दोनों ही माँ बेटे एक वक्त में बुरी तरह एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। ऐसे में नावीद शाह ने फातिमा बेगम को बुरी तरह से उन दोनों के बीच में पिस रहे थे। नावीद शाह, आप अपने बेटे से कह दें कि आखिरी फ़ैसला इस घर में मेरा ही होता है। बाबा जान, आप मामा जान से कह दें कि हर फैसला इनका सर आंखों पर, लेकिन मैं अपनी अबरीश को नहीं छोड़ सकता। वो मेरे निकाह में है और मेरी कमिटमेंट है उसके साथ, जिसे मैं चाहकर भी नहीं तोड़ सकता। इसीलिए इनको मेरी बात माननी पड़ेगी। नाश्ते की टेबल पर उस वक्त फिर से साथ जंग छिड़ चुकी थी। दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे लेकर आते हो अबरीश को इस घर में बहू बनाकर। वो वहाँ से वॉकआउट कर गईं, जबकि जहान शाह ने सख्ती से अपनी आंखें मीचते हुए सर झटका था। आपा, मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने आपको प्लान बताया है ना, उसके मुताबिक आप काम करेंगे तो ही जहान शाह अबरीश का पीछा छोड़ेगा, वरना आपको ही हार माननी पड़ेगी। देख लो अनीला, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। सईदा खातून थोड़ा घबराईं। अनीला की प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ज़रा सी भी चूक होती ना तो उन्हें लेने के देने पड़ जाने थे। अरे आप फिक्र ना करें, मैंने अबरीन को सब कुछ समझा दिया है। वो वैसा ही करेगी जैसा मैंने आपको बताया है। उसके बाद जहान मजबूर से ही अमरीन से शादी करनी पड़ेगी। अनीला बेगम ने शैतानी दिमाग चलाते हुए कहा तो सईदा खातून पुरसोच अंदाज में सर अज़बात में हिला गईं। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? अमरीन के कमरे से बाहर से गुजरते हुए अंदर से उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनता बेइख्तियार जहान अंदर की जानिब बढ़ा। वो अंदर कॉकरोच कॉकरोच अमरीन चिल्लाते हुए उसके सीने से जाती। क्या बेहूदगी है, दूर हटो। जहान को वहाँ पर उस तरह अंदर जाना मुनासिब ना लगा और उन्हें कदमों पे वापस पलट गया था, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमरीन ने उसे वापस पीछे की जानिब खींचा और बिस्तर पर जा गिरा। वो अचानक इस आफताब के लिए तैयार नहीं था। उसे गिरते ही अमरीन खुद भी उसके ऊपर गिर गई। आई लव यू जहान, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, प्लीज़ मुझे दूर मत जाओ। अमरीन ने उसके गले में बाहें डालते हुए मोहब्बत पाश लहजे में कहा। जहान ने उसकी बाजू अपने गले से हटाते हुए गुस्से से उस पीछे की जानिब धक्का दिया था। इससे पहले कि वो बिस्तर से उठता अंदर दाखिल हुई, दरवाज़ा खुला और अनीला बेगम अंदर दाखिल हुई। अंदर अमरीन ने रोना शुरू कर दिया था, मामा मामा, और रोते हुए सीधा माँ के गले जा लगी थी। ये सब क्या है जहान? एक तरफ तुम कह रहे हो कि तुम्हें अबरीश की रुखसत करवा कर लाना है और दूसरी तरफ तुम अमरीन के साथ। छी, अफसोस हो रहा है मुझे, सईदा खातून ने अपने बेटे को लताड़ते हुए कहा था। मामा, आपको लगता है कि मैंने इसके साथ कुछ गलत किया है? जहान जारहाना अंदाज में आगे बढ़ा, जबकि अमरीन उसके गुस्से से डरते अपनी माँ के पीछे छुप गई थी। कर देते अगर हम वक्त पर ना पहुँचते तो, अनिला बेगम ने तंज़े अंदाज में कहकर, करना होता तो कब का कर चुका होता, लेकिन आपकी बेटी को छूना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी मैं गवारा नहीं करता। जहान ने उनकी आंखों में आंखें डाले गुस्से से कहा था। अनिला बेगम ने शिकायती अंदाज में अपनी बहन की जानिब देखा। जहान, तुमने जो किया बहुत गलत किया है, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मेरी बेटी से कौन शादी करेगा अब? जहान, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला। अनिला बेगम ने अपना बीन डालना शुरू कर दिया था। आपको लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? आपकी बेटी जो मेरे साथ साजिश खेल रही है ना, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बेहतर होगा कि इन हरकतों से बाज आ जाएं, क्योंकि आप चाहें जो मर्ज़ी कर लें, मुझे ट्रैप नहीं कर सकती। मैं जहान शाह हूँ, वलीद शाह नहीं। तंज़ अल्फाज बोलते हुए वहाँ से निकलता हुआ चला गया था। हाय आपा, ये क्या कह के गया है? कहा था मैंने कि सब कुछ बना बनाया है, फिर उल्टा पड़ जाएगा। देख लो, इसको सब पता है। सईदा गुस्से से बहन को बोलती बाहर आई। अब उन्हें अपने बेटे को किसी तरह कुछ भी करके काबू करना था। ज़ाहिरी बात है, अगर वो उनसे हाथ से निकल जाता तो उनका तो सब कुछ ख़त्म हो जाता, क्योंकि रात ही नवीद शाह ने उन्हें साफ लफ्ज़ों में बता दिया था कि जहान शाह ने धमकी दी है कि अगर उसकी शादी अबरीश से ना करवाई थी तो वो ये घर छोड़कर चला जाएगा। अब अपने बेटे की खातिर उन्हें अबरीश को भी कबूल करना पड़ना था। उनके हाँ करने की देर थी कि दोनों तरफ शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। बुरे दिल के साथ ही सही, लेकिन अपने बेटे की खुशी में सईदा खातून बिला आखिर शामिल हो गई थी। बारात जाने के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन सईदा खातून का चेहरा बिल्कुल सपाट था। जहान ने उनके करीब आते हुए उनके हाथ थामे। मामा जान, अबरीश मेरी खुशी है। अगर आप इस शादी के लिए राज़ी हो ही गई हैं तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि दिल से इस रिश्ते को कबूल कर लें, क्योंकि अबरीश के अलावा जहान शाह किसी का नहीं हो सकता। जहान ने साफ लफ्ज़ों में अबरीश से मोहब्बत का इजहार किया, जो सईदा खातून काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर कर गया था। मैं राज़ी हूँ दिल से जहान, चलो देर हो रही है, चलते हैं। सईदा खातून ने उसके चेहरे पर प्यार देते हुए कहा था। बारात फैसलाबाद से लाहौर की जानिब गामजन हुई।
बहुत उम्दा तरीके से बारात का इस्तकबाल किया गया था। अबरीश दुल्हन बनी पर इस स्थान से उतरी परी महसूस हो रही थी। जहान शाह की नज़रें भटक भटक कर उसी की जानिब उठ रही थीं। सईदा खातून का सपाट अंदाज सभी ने वहाँ महसूस किया था, लेकिन वो इस शादी के लिए राज़ी हो गईं। सबके लिए बस यही गनीमत था। शाह मैंशन में अबरीश का इस्तकबाल बहुत शानदार तरीके से किया गया, लेकिन सैयदा खातून किसी भी रस्म में शामिल न हुई। तमाम रस्मों के बाद अबरीश को जहान शाह के कमरे में पहुंचा दिया गया। जहान अपने कमरे में जाने के बजाय अपनी माँ के पास आया और फिर उनसे उनको पास बैठते हुए उनके हाथों को चूमने लगा। अम्मा जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। वो दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रहा था। सैयदा खातून ज़ेरे लब मुस्कुराई थी। मैं आपको कभी किसी मौके पर नाराज़ नहीं करूँगा मामा जान, और यकीनन आप एक दिन फ़ख्र करेंगी कि अबरीश आपकी बहू है। ये मेरा आपसे वादा है। वो उनके माथे पर बोसे देते हुए कमरे से बाहर निकलता, कॉरिडोर से गुजरता अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। दरवाज़ा खुला तो सामने ही बिस्तर के दरमियान में लहंगा फैलाया वो कुमसिन सी दुल्हन उसके इंतज़ार में बैठी नज़र आ रही थी। जहान शाह ने धीरे से दरवाज़ा लॉक करते हुए उसकी जानिब पेशकदमी की। उसके पास बैठते हुए वो उससे यकटक देखे गया था। इसका देखना अब अबरीश के दिल पे गिरा गुजर रहा था। बार बार पलकें उठाती झुकाती वो जहान के देखने पर अजीब जज्बा का शिकार हो रही थी। फिर तंग आकर उसने जहान की आंखों के आगे अपनी 2 हथेलियां जमा दी। जहान के चेहरे पर मुस्कुराहट ने को छुआ था। अब ऐसे देखेंगे तो प्लीज़ मुझे शर्म आएगी ना, अबरीश ने जहान के शर्माते हुए कहा था। तुम्हें शर्माना भी चाहिए ना जाने मन, शर्म आएगी ही तो बात आगे बढ़ेगी ना, जहान ने शरारत से उसे देखते हुए कहा था। तो वो बुरी तरह से शर्मा गई। आपने मेरे लिए स्टैंड लिया, मैं जानती हूँ, काफ़ी मुश्किल टास्क था ये। वो सर झुकाए बोली थी। हाँ, काफ़ी मुश्किल टास्क था, इनाम भी बड़ा होना चाहिए। वो उसकी हाँ में हाँ मिलाता मुस्कुराकर बोला था। कैसा इनाम? वो हैरानी से उसे देखते पूछने लगी तो वो ज़रा सा उसके करीब होते हुए झुका था। इनाम में मुझे अबरीश चाहिए, पूरी की पूरी। उसके मायनेखेज़ी बात पर अबरीश के चेहरे पर शर्म व हया के रंग बिखरे थे। बोलो, मिलेगी? उसने इसरार करते हुए पूछा था। वो मज़ीद सर झुका गई। यार बताओ ना, बिना तुम्हारी इजाज़त के तुम्हें छूना नहीं चाहता। वो दिल पे बंद बांधे अब तक थकने लगा था। जहान, आपके पास हूँ मैं, आपके रूम में हूँ, इससे बढ़ के आपको और क्या चाहिए? अबरीश ने हैरानी से पूछा। तुम्हारी कुर्बत। वो उसके चेहरे पे झुकते हुए धीरे से उसका सर तकिए पर रखता उसकी आंखों में आंखें डाले लेकिन उसके पलकों का कलर जहान बगौर देख रहा था। उसकी दोनों आंखों पे बारी बारी लब रखे उसकी लरसती पलकों को देखता जहान और उसी दुनिया में खोने लगा था। यू आर सो ब्यूटीफुल। उसके गालों पे अपने होठों की मोहर लगाता वो उसे समेटने पर मजबूर कर गया। धीरे धीरे उसकी गुस्ताखियाँ और बेबाकियाँ जबूर कर गई थीं। धीरे धीरे उसकी गुस्ताखियाँ और बेबाकियाँ बढ़ती जा रही थीं। उसके गालों से लबों तक का सफ़र चंद सेकंड में ही तय हुआ था। अबरीश ने बेडशीट को अपनी मुट्ठियों में दबोचा। जहान शाह का लम्स सहना उसके लिए सुहाने रूह हो गया था। धीरे धीरे वो अपनी शिद्दतें बढ़ाता जा रहा था। अबरीश उसकी बाहों में बिखरती चली जा रही थी, जबकि वो मोहब्बत से उसे सारी रात समेटता रहा। दूर कहीं चौदहवीं का चांद भी उनके मिलन की रात पर मुस्कुरा रहा था। सुबह फजर की नमाज अबरीश ने जहान को इमामत में पढ़ी थी। दोनों की हाथ दुआ के लिए बुलंद हुए थे। अल्लाह का शुक्र अदा करते अपने लिए नेक और साले औलाद को मांगा। अबरीश, दुआ मांगते जा नमाज उठाते जहान ने उसे पुकारा। जी। वो उसकी जानिब पलटी थी। इस नमाज का मैंने बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया था। आज वो ख्वाहिश पूरी हो गई। जहान ने उसके माथे पर लब रखे तो वो पुरसुकून अंदाज में मुस्कुरा दी। मेरे लिए तो सब एक मोजज़ा है जहान, मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है हमारी शादी हो गई है। उसके बाद पे जहान ने उससे मायनेखेज़ी से देखा था। क्या मतलब, रात को कोई कसर रह गई थी जो तुम्हें हमारी शादी की फीलिंग्स नहीं आ रही हैं? उसके बरजस्ता जवाब पूछने पर अबरीश बेसाख्ता खफत का शिकार हुई। जहान, आप भी ना बहुत बेशर्म हैं। वो सर झुकाए चेहरे पे कोस व करख के रंग सजाए जहान के सीने से चेहरे पे करख के रंग सजाए सीने पे लग गई थी। जहान ने उसकी गर्द अपनी बाहों का हिसार बांधा था। ये सच है, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, जिसके संग हम रुखसत होके गए हैं वो अगर आपके साथ है तो कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अबरीश के पास उसके महरम की ताकत थी जो उसके निकाह का महरम था।
ख़त्म शोध। उम्मीद है आप सभी को नॉवेल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और अपने रिव्यूज़ कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और सभी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नॉवेल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।